लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको कानून के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बोला जाता है दैट इट इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। वह एक अच्छा नौकर है लेकिन खराब मालिक है। आइए इसको समझें। इजिस्डम जेनेरिस शब्द का जन्म लैटिन भाषा में हुआ है और इसका लिटरल मीनिंग है एक ही प्रकार या वर्ग का, ऑफ द सेम काइंड और क्लास। जैसे बिल्डर्स इमारतें कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही जजेस, ज्यूरिस्ट्स, वकील और लॉ स्टूडेंट्स लॉ को समझने के लिए शब्दों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो शब्दों की इमारत बनाते हैं जिनसे आगे चल के कानून बनता है या कानून को एक सही मतलब और पहचान दी जाती है। और इजिस्डम जेनेरिस इसी कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन को सार्थक करने का एक टूल है जिसके द्वारा हम शब्दों के सही मतलब को समझते हैं, उनकी रियल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको जान सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा। इमेजिन करिए कि आपका बर्थडे आने वाला है और आपकी माँ आपसे कहती है कि आप आइसक्रीम, केक या स्वीट्स ला सकते हैं। चूंकि आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपको विजडम जेनेरिस का मतलब पता है, तो आप क्या क्या ला सकते हैं यह समझने के लिए आप इस डॉक्ट्रीन को अप्लाई करते हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा स्वीट्स जो वर्ड यूज्ड है वह एक जनरल वर्ड है और आइसक्रीम और केक यह स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो जनरल वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए हमें स्पेसिफिक वर्ड्स की तरफ देखना पड़ेगा और जनरल वर्ड की वही मीनिंग आएगी जो कलर उसको स्पेसिफिक वर्ड्स दे रहे हैं। आइसक्रीम और केक के ही संदर्भ में आप स्वीट्स की मीनिंग देखेंगे। अगर आप उस तरीके से मीनिंग देखेंगे तो आप उसमें चॉकलेट, ब्राउनीज, पाई, इस तरीके की चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आप पिज्जा, बर्गर, चाट, फुल्की, इस तरीके की चीजों को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन करिए कि आप एक कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि चाकू, तलवार और अन्य शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है हमारे प्रेमाइसेस में। मतलब जो यह जनरल वर्ड है शार्प ऑब्जेक्ट्स, इसको स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ रखा गया है, नाइव्स एंड स्वॉर्ड्स। इसलिए शार्प ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग भी इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स से डिराइव होएगी। यहां शार्प ऑब्जेक्ट्स में आप ब्लेड्स इंक्लूड कर सकते हैं, सिजर इंक्लूड कर सकते हैं, टूटे हुए कांच के टुकड़े इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको एक वेपन की तरह यूज करा जा सकता है जैसे कि चाकू और तलवार को करा जाता है। लेकिन इसमें आप पेंसिल या रूलर या स्केल को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पेंसिल और रूलर भी पॉइंटेड होते हैं लेकिन उनका उपयोग पढ़ाई में करा जाता है, आपके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए करा जाता है, उसको एक हथियार की तरह नहीं यूज किया जाता है। सो हमने अभी तक यह समझा कि जहां कोई जनरल वर्ड हो जो स्पेसिफिक वर्ड से सराउंडेड हो, वहां हम जनरल वर्ड की मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव करते हैं। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। इसके अलावा विजडम जेनेरिस को अप्लाई करने के लिए हमें दो और चीजों को समझना होगा। पहला कि एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी या जीनस होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून में अलग अलग तीन चीजें लिखी हुई हैं, आइसक्रीम, कार एंड कंप्यूटर। अगर ये तीन शब्द एक साथ लिखे हुए हैं तो ये तीन कोई कैटेगरी नहीं बनाते हैं और ऐसी सिचुएशन में विजडम जेनेरिस का प्रिंसिपल आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना जरूरी है कि विजडम जेनेरिस को हम तब अप्लाई करते हैं जहां पे इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जहां शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है। दो शब्द अलग हैं, एक तीसरा शब्द अलग है, तो तीसरे शब्द को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उसकी मीनिंग कैसे डिराइव करी जाए। अब अगर यह सारी परिस्थितियां उपस्थित हैं तो आप विजडम जेनेरिस के सिद्धांत या डॉक्ट्रीन को अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस डॉक्ट्रीन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन यह है कि जहां कहीं पे भी लेजिस्लेचर के द्वारा यूज्ड वर्ड्स क्लियर हों, वहां पे इस डॉक्ट्रीन की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लेजिस्लेटिव इंटेंट के विरुद्ध जाते हुए विजडम जेनेरिस की डॉक्ट्रीन को अप्लाई करेंगे तो वह वर्ड्स की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जो एक्चुअल मीनिंग है वह नहीं मिलेगी, आपको एक रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग मिलेगी। दूसरी लिमिटेशन यह है कि इवन दो हमें विजडम जेनेरिस बहुत हेल्प करता है जनरल वर्ड्स की मीनिंग को समझने में, जहां पे स्पेसिफिक वर्ड्स उसके साथ में प्रेजेंट हो, लेकिन 100% मीनिंग कभी भी क्लियर नहीं करता है यह सिद्धांत। और तीसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आज के युग में हो रहे हैं, उसके कारण शब्दों की मीनिंग भी बदल गई है और नए नए शब्द डिक्शनरी में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द डिक्शनरी में आ गए हैं जो आज से
30 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसी सिचुएशन में इजिस्डम जेनेरिस को अप्लाई करना घातक हो सकता है, क्योंकि अगर आप फिर जनरल वर्ड्स की मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड्स से डिराइव करेंगे और अगर आप टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली भूल जाएंगे तो आप अगेन एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग दे देंगे उस वर्ड को, जो आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से बहुत कोसों दूर रहेगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप एक पार्क में जाते हैं जिसके गेट पर लिखा हुआ है डॉग्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट अलाउड। आप बड़े खुश हो जाते हैं यह पढ़कर। आप तुरंत अपने गांव जाते हैं, वहां पे पास में एक शेर घूम रहा होता है, उस शेर को पकड़ के उस पार्क में ले आते हैं। और जब आपको मना करा जाता है कि नहीं, है अलाउड नहीं है, तो आप बोलते हैं कि इसमें तो सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स अलाउड नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में तो इस पार्क में कुछ लिखा ही नहीं है, कोई ऐसा कानून ही नहीं है। तो क्या ऐसी इंटरप्रिटेशन आपकी सही रहेगी? अगर आप इजिस्डम जेनेरिस को अप्लाई करेंगे तो इंडीड यही इंटरप्रिटेशन निकलेगी कि सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स जो डॉग्स के जैसे हैं वो अलाउड नहीं है, बाकी सारे एनिमल्स अलाउड हैं। लेकिन ऐसी इंटरप्रिटेशन एब्सर्ड है, अनरीजनेबल है, यूजलेस है। इस तरीके की इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इजिस्डम जेनेरिस को तभी अप्लाई करा जाना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो और उसको एक सही कंटेक्स्ट में अप्लाई करा जाना चाहिए। कई बार यह हमें अनडिजायरेबल रिजल्ट्स दे देती है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इजिस्डम जेनेरिस के साथ एक और बड़ा अजीब सा शब्द लिखा हुआ है। इसको प्रोनाउंस करते हैं नॉसिटर ए सोशी, जिसका मतलब है इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। नॉसिटर ए सोशी का बेसिक मीनिंग होता है कि जहां कहीं पे भी अनक्लियर वर्ड्स हो वहां हम आसपास के शब्दों को देखें और उसकी मीनिंग को डिराइव करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इजिस्डम जेनेरिस भी तो यही कहता है कि जनरल वर्ड्स की मीनिंग उसके आसपास के स्पेसिफिक वर्ड्स से ढूंढिए। नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जिससे आपको नॉसिटर ए सोशी की मीनिंग और क्लियर हो जाएगी। फर्ज करिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें एक सेंटेंस लिखा है, शी वॉक्ड इनटू द रूम विथ ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस। आप इंग्लिश में नौसिखिए हैं और आपको ग्रेस और एलिगेंस का मतलब नहीं पता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस का मतलब पता है। आपको पता है कि इसका मतलब आत्मविश्वास होता है। अब अगर आप इसमें नॉसिटर ए सोशी का सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो आपको पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाएगी। आपको यह तो समझ में आ रहा होगा कि शी वॉक्ड इनटू द रूम विथ कॉन्फिडेंस, वह आत्मविश्वास के साथ रूम में आई या रूम में चली। दो वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ग्रेस और एलिगेंस। नॉसिटर ए सोशी लगा के आप यह कह सकते हैं कि इनका भी मीनिंग कुछ सिमिलर होगा। आई एम वेरी श्योर दैट आपको अभी भी लग रहा होगा कि नॉसिटर ए सोशी और इजिस्डम जेनेरिस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं। पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉसिटर ए सोशी में आप पूरे सेंटेंस की मीनिंग को देखते हैं। क्या पर्पस है सेंटेंस का, क्या कहना चाह रहा है, आप वो देखते हैं। जबकि इजिस्डम जेनेरिस में आप उस जनरल वर्ड की मीनिंग को देखते हैं। उस जनरल वर्ड की मीनिंग को आप किस प्रकार से देखते हैं, यह दूसरा डिफरेंस है। इजिस्डम जेनेरिस में आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को पकड़ते हैं और वो स्पेसिफिक वर्ड्स एक सेट बनाना चाहिए, एक कैटेगरी बनाना चाहिए। अगर वो सेट, कैटेगरी या क्लास नहीं बना रहे हैं तो आप इजिस्डम जेनेरिस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नॉसिटर ए सोशी के समय हमने जो एग्जाम्पल देखा था, ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस, इन तीनों का नॉर्मल मतलब अलग अलग होता है, लेकिन आप इन तीनों वर्ड्स को जोड़ दें एक कंटेक्स्ट में तो एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। सो इजिस्डम जेनेरिस एंड नॉसिटर ए सोशी बोथ आर टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बट बोथ इन्वॉल्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होते हैं। कि जहां पे इजिस्डम जेनेरिस की जरूरत है वहां हो सकता है नॉसिटर ए सोशी की कोई जरूरत ना हो, जहां नॉसिटर ए सोशी की जरूरत हो वहां इजिस्डम जेनेरिस को नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब हम आते हैं इजिस्डम जेनेरिस के लैंडमार्क जजमेंट्स में। यहां पर मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ही आपको बता रहा हूं। 5 जजमेंट्स हैं। ठाकुर अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बॉम्बे, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2021 का लेटेस्ट केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मनराज एंटरप्राइजेस। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इजिस्डम जेनेरिस को अप्लाई करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी
या सेट या क्लास ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वह एग्जिस्ट कर रहा है तभी यह डॉक्ट्रीन अप्लाई हो सकती है। अदरवाइज आप नॉसिटर ए सोशी या कोई और टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करें शब्दों की मीनिंग को जानने के लिए। और जैसा कि मैंने शो के स्टार्टिंग में बोला दैट इट इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इसका यह मतलब है कि इस डॉक्ट्रीन की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये एक एब्सोल्यूट डॉक्ट्रीन नहीं है। इसको एक टूल की तरह यूज करा जाना चाहिए और बड़े ही लिमिटेड वे में यूज करा जाना चाहिए। अगर आप इसको मालिक का दर्जा दे देंगे, अगर आप इसको एक एब्सोल्यूट स्टेटस दे देंगे, तो आपको ये बहुत बार गलत रिजल्ट्स या मीनिंग भी देगा। इसीलिए जिसडम जेनरिस की डॉक्ट्रीन पर कभी भी ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए। जहां पर इसकी एक्चुअली में जरूरत लग रही है, जहां और कोई टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं काम आ रहा है, सिर्फ वहीं पे इसको अप्लाई करें। मैं आशा करता हूं कि जिसडम जेनरिस की डॉक्ट्रीन को अब आप आगे अप्लाई करते रहेंगे। इससे नए नए शब्दों की मीनिंग को समझते रहेंगे, जनरल वर्ड्स की मीनिंग को समझते रहेंगे। कोई आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख कर पूछिए एंड लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।